बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे बेस्ड। लॉगरिथम में दो टाइप की वैरायटीज पे बच्चों क्वेश्चन आते हैं। पहली वैरायटी वो है क्वेश्चंस की जिसमें बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और दूसरी वैरायटी है जिसमें इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और मैंने देखा काफी लोगों ने उसको व्यू किया है, वॉच किया है, और काफी लोगों ने उसको लाइक भी किया है। तो अभी तक जिसने नहीं देखा है वो बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड लॉगरिथम का वीडियो देख सकता है मेरे चैनल पे जाकर के। और आज के सेशन में मैं कवर करने जा रहा हूं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी अगर मुझे समझनी है तो इन जनरल इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों कि इनइक्वालिटी ऑफ एनी फंक्शन या एनी ऑपरेटर ऑलवेज डिपेंड कि उस पर्टिकुलर ऑपरेटर या फंक्शन का नेचर क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनता है। आपको सबसे पहले ग्राफ को समझना पड़ेगा, और अगर आप ग्राफ को समझ गए, नेचर को समझ गए, तो आप लॉग के इनइक्वालिटी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा लॉग के ग्राफ को समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कैसे ये ग्राफ हमको हेल्प करेगा टू डील द क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो चलिए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी समझने से पहले उसके ग्राफ को समझ लेते हैं। जब भी हम y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, जब भी हमें y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए के ग्राफ को समझना है तो सबसे पहले हमारा फोकस जाता है इस बेस पे, और हम इस बेस को दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। हमारा बेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हम सब जानते हैं कि जो लॉग का बेस होता है या तो 0 और 1 के बीच में होता है, या फिर 1 से बड़ा होता है। या तो मेरे लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में होता है या 1 से बड़ा होता है। ये बात हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको दो तरीके के लॉग के ग्राफ मिलेंगे। एक ग्राफ होगा जिसमें लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ग्राफ पूछा जाए कि बताओ y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 1/2 या y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 1/2। तो यहाँ पर जो मेरा बेस है वो 0 और 1 के बीच में है। तो एक तो इसका ग्राफ हमें सीखना पड़ेगा, दूसरा हमें ग्राफ सीखना पड़ेगा जब बेस 1 से बड़ा होगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो आपको जो ग्राफ बनाने हैं, तो आपको ग्राफ बनाने होंगे जैसे y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 1 से बड़ा क्या ले लें, 10 ले लेते हैं, या फिर y इज इक्वल टू लॉग एक्स 1 से बड़ा बेस 2 ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको इनके ग्राफ बनाने हैं या इनकी इनइक्वालिटी हैंडल करनी है तो आपको 1 से बड़े ग्राफ को समझना पड़ेगा। बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ को समझना पड़ेगा। बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो आपको ग्राफ समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसे बनेगा। वैसे तो बच्चों ग्राफ बनाने के बहुत टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं जो हमें सीखनी होती है, जिसमें कैलकुलस का या डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से ही या एफ डैश एक्स से ही हम फंक्शन के नेचर को समझते हैं। बट क्योंकि हम बहुत इनिशियल फेज में हैं अभी लॉग के, हम अभी 11th क्लास में ही हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम शायद 11th क्लास में है, तो उनको मैं बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ग्राफ समझाऊंगा वैल्यू पुटिंग से। तो अभी हम कोई कैलकुलस का या कोई टूल का सहारा नहीं लेंगे, हम सिंपल वैल्यू पुटिंग से लॉग के ग्राफ को समझेंगे। तो चलिए ग्राफ को समझते हैं। और y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए के ग्राफ को मुझे समझना है, और मैं एग्जाम्पल के तौर पे a की वैल्यू ले लेता हूं 10। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं a की वैल्यू 10 ले रहा हूं, तो मैं जो ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं प्लॉट करूंगा y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10। तो हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो करेंगे y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10, और हम इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे जैसा आप 10th क्लास में 9 लाइन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए करते हैं। सेम काम हम लॉग के ग्राफ में भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करूंगा। तो अगर मैं सपोज करिए x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, x की वैल्यू मैंने क्या पुट की 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी
दैट इज log 1 बेस 10। और हम सबको पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये मैटर ही नहीं करता कि बेस 10 है या 2 है, log 1 इज ऑलवेज 0। क्यों 0 होता है आपको बताइए, 10 की पावर 0 बनी होगा। अगर मैं x की वैल्यू सपोज करिए डालता हूँ 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी log 10 बेस 10। अगर मैं x की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 10 बेस 10। और उस केस में log 10 बेस 10 कितना होगा, 1। ऐसे में x की वैल्यू अगर 100 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 100 बेस 10। तो मुझे log 100 बेस 10 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 10 का एक्सपोनेंट यहाँ लिखूंगा जिससे ये वैल्यू 100 के इक्वल हो जाए। तो 10 का एक्सपोनेंट अगर 2 होगा तो वो 100 के इक्वल हो जाएगा। ऐसी में डालता हूँ x की वैल्यू लेट से 10 की पावर -1, तो y इज इक्वल टू आएगा log 10 की पावर -1 बेस 10, और ये इक्वल टू आ जाएगा आपका -1। ऐसे ही आप x की वैल्यू अगर लेते हैं 10 की पावर -2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा log 10 की पावर -2, और ये इक्वल टू आ जाएगा -2। तो ये मुझे कुछ x और y की वैल्यूज मिल गई हैं, और इन वैल्यूज की हेल्प से मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया x एक्सिस और y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस और y एक्सिस। अब एक एक करके हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। मेरा पहला पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। पहला पॉइंट मैंने ले लिया 1, 0। तो 1, 0 आ जाएगा ये वाला पॉइंट, 1, 0 ये पॉइंट हो गया। इसके बाद अगला है x 10 है और y 1 है। x 10 है और y 1 है, तो मैं 10 यहाँ ले लेता हूँ, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 यहाँ आ जाएगी, तो 10, 1 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगला पॉइंट है x 100 है तो y 2 है, तो 100 काफी आगे आ जाएगा, जगह तो नहीं है ज्यादा, लेकिन यहाँ 100 ले लेते हैं और यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, तो ये 100, 2 पॉइंट। ऐसे ही x इज इक्वल टू 1/10 पे y आ जाएगा -1, तो 1/10 आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरीके से अगर मैं 1/100 लूं x की वैल्यू, तो -2, तो 1/100 यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -2। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो कुछ आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये log x बेस 10 का ग्राफ बनता है, और ये कभी भी x y एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। ये y एक्सिस सिर्फ टेंड करता है, कभी इसको कट नहीं करता है। तो ये ग्राफ होता है log x बेस 10 का ग्राफ है। और आप देख सकते हैं इसका जो नेचर है वो क्या है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। थोड़ा धीमे धीमे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जब log का बेस 1 से बड़ा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 10 लिया है, जब log का बेस 1 से बड़ा होता है तब उसका नेचर होता है बढ़ने का। जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मेरा आउटपुट भी बढ़ता चला जाएगा। करस्पॉन्डिंग आउटपुट अगर हम देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है मेरा y भी बढ़ रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। और ये कहलाता है log x बेस a का नेचर, कि वो नेचर है इंक्रीजिंग, बढ़ने का नेचर है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो log x का नेचर बढ़ने का होता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। थोड़ा सा इस बात को और समझ लेते हैं कि अगर बेस a 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ कैसा दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल टू log x बेस 1/2 का ग्राफ ले लेता हूं। इस ग्राफ को भी आप सेम तरीके से x की वैल्यू पुट करिए और आप उसके करस्पॉन्डिंग y निकालिए, तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको और उनको हम थोड़ा सा शेप में ज्वाइन करेंगे तो हमें ग्राफ पता चल जाएगा। तो वैल्यू ले लेते हैं, मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, log 1 इज 0। फिर मैंने x की वैल्यू ले ली 1/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू ले ली 1/2 स्क्वायर, तो y की वैल्यू आप ध्यान से देखिए क्या आ जाएगी, log 1/2 का होल स्क्वायर बेस 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 2,
तो y की वैल्यू आ जाएगी log 2 और बेस है 1/2। ये आपका आ जाएगा 1/2 की पावर, जब आप -1 करोगे 1/2 की पावर -1 करेंगे तो वो 2 के इक्वल होगा। ऐसे अगर मैं x को ले लूं 4 तो y आ जाएगा log 4 बेस 1/2। और ये यहाँ पर हमें 1/2 की जो एक्सपोनेंट लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा -2। तो 1/2 की पावर -2 4 के इक्वल होगा। तो ये मुझे कुछ वैल्यूज मिल गए। इसके बाद मैं आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। अगर आप ये वैल्यूज को थोड़ा सा प्लॉट करेंगे, पुट करेंगे, तो जो ग्राफ का शेप दिखता है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। 1 पे वैल्यू 0 आ रही है, आप देख सकते हैं 1,0, ये पॉइंट है 1,0। उसके बाद 1/2 पे हाफ 1 आ रही है, ये आपका आ गया 1/2, उस पे वैल्यू 1 आ रही है। 1/4 पे +2 आ रही है। 2 पे आ रही है -1। जब आप 2 पे जाएंगे तो वैल्यू आ रही है -1। 4 पे वैल्यू आ रही है -2। तो 4 पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज -2। और अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा जाता हुआ। तो ये ग्राफ है आपका log x बेस a का, जब बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो जब बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ का कुछ ऐसा शेप आता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखिए, तो घट रही है। जैसे जैसे x आपका बढ़ रहा है y की वैल्यू आप ध्यान से देखिए लगातार कम होती चली जा रही है, लगातार कम होती चली जा रही है। इसका मतलब है log x बेस a का नेचर डिक्रीजिंग होता है, घटने का होता है। धीरे धीरे घटेगा लेकिन घटेगा जरूर। तो इसका नेचर कैसा है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू घटेगी। ये नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनइक्वालिटी में। ऐसा नहीं है सिर्फ लॉग में इंपॉर्टेंट है, ये पूरी मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ऑपरेटर या फंक्शन को की इनइक्वालिटी को हैंडल करना चाहते हैं तो ये बच्चों याद रखना, आपको उसके नेचर को समझना पड़ेगा। नेचर को समझने में जो सबसे ज्यादा हेल्प होती है वो होती है ग्राफ से। अगर आप बेसिक फंक्शन के ग्राफ को समझते हैं तो आप नेचर को भी समझ पाएंगे। और अगर आप नेचर को समझ पाएंगे तो आप उसकी इनइक्वालिटी को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये अपनी तरफ से बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आप ये ध्यान रखिए, आपको मॉडुलस की इनइक्वालिटी हैंडल करनी हो, लॉग की इनइक्वालिटी करनी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनइक्वालिटी हैंडल करनी हो, किसी भी ऑपरेटर या फंक्शन की इनइक्वालिटी हैंडल करनी है, सबसे पहले उसके ग्राफ को और साथ साथ उसके नेचर की अंडरस्टैंडिंग जरूर बनाइए। जैसे ही अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि इनइक्वालिटी को कैसे हैंडल करना है। तो चलिए बच्चों, एक बार मैं जल्दी से आपके सामने दोनों ग्राफ को बनाता हूं और फिर कैसे इन नेचर को मैं यूज करूंगा अपने इनइक्वालिटीज को हैंडल करने में, उसको समझेंगे। अगर मैं देखूं तो मेरा जो ग्राफ है y = log x बेस a, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो है जब बेस 1 से बड़ा है और एक जब बेस 0 और 1 के बीच में है। तो आपको ये समझना है कि जब भी आपको लॉग की इनइक्वालिटी हैंडल करनी है तो सबसे पहली निगाह आपकी बेस पे जाएगी, बेस पे जाएगी। लॉग की इनइक्वालिटी हैंडल करने जा रहे हैं, पहली निगाह हमेशा किस पे डालनी है, बेस पे डालनी है। किस पे डालनी है, बेस पे डालनी है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो आपको ध्यान रखना है मेरा जो फंक्शन है लॉग, जो मेरा ऑपरेटर है, उसका नेचर बढ़ने का है, बढ़ने का है। और अगर मेरा बेस 0 और 1 के बीच में है, मेरा बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो उसका नेचर घटने का है, डिक्रीज करने का है, घटने का है। आप बेस को अगर हाफ लेते हो, 1/3 लेते हो, 2/3 लेते हो, 3/4 लेते हो, 0 और 1 के बीच में अगर आप बेस को ले रहे हो, अगर आपके लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में है, आपको हमेशा ध्यान रखना है उसका नेचर घटने का है, लगातार वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब आप पूछोगे सर इसका फायदा क्या है, इतना आपने पढ़ा दिया। इनइक्वालिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है, समझते हैं कैसे। देखो बच्चों, यहाँ पे
अगर मैं सपोज करिए इस ग्राफ को मैं मान लेता हूं y इज इक्वल टू लॉग एक्स, बेस क्या है 1 से बड़ा है तो मैंने बेस ले लिया 2, तो इस समय समझ लेते हैं ये y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2 का ग्राफ है। अब मैंने यहाँ पे लिखा x1 और यहाँ पे लिखा x2। इस x1 और x2 के लिए बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बड़ा है तो आप तुरंत बता दोगे आसानी से। कौन बड़ा है? x2 बड़ा है और x1 छोटा है। तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि x1 लेस देन x2 है, क्योंकि x एक्सिस पे x2 आगे है, x1 पहले है। अब हम समझते हैं इस x1 x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। अगर मैं इस x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को देखूं तो क्या आएगी, कैसे निकालेंगे वैल्यू? अगर मैं यहाँ पर x की जगह इनपुट x1 डाल दूं तो मुझे इस y की वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू आ जाएगी log x1 बेस 2। सिमिलरली अगर मैं यहां पर x2 वैल्यू डाल दूं x की जगह तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी log x2 बेस 2। तो हमें साफ दिख रहा है यहां पर, आप देख सकते हो कि बताओ y एक्सिस पे कौन सी वैल्यू ऊपर है, जो ऊपर होगी वही बड़ी होगी। तो log x2 बेस 2 log x1 बेस 2 से बड़ा है, तो log x2 बेस 2 और log x1 बेस 2। अगर x2 x1 से बड़ा है तो log x2 भी log x1 से बड़ा है, क्योंकि मेरा बेस 1 से बड़ा है। तो हमको क्या समझना है बच्चों, यहां से इनइक्वालिटी में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर log का बेस log का बेस 1 से बड़ा है, लेट्स से 2 है, तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं x2, यहां मैंने लिखा x1 और यहां है ग्रेटर देन, तो अगर log x2 log x1 से बड़ा है जहां पर बेस है 2, तो आप ये कहोगे इस इनइक्वालिटी को अगर मुझे हैंडल करना है तो मैं log x2 log x1 में बता रहा हूं कि मेरा log x2 log x1 से बड़ा है, और मुझे कंपेयर करना है कि मेरा जो log का इनपुट है x2 और x1, मेरे जो log का इनपुट है x2 x1, उसमें मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैं ये बोलूंगा अगर ये बेस, अगर मेरी बेस की वैल्यू हम पहले फोकस करेंगे, अगर ये बेस मेरा 1 से बड़ा है तो आप जो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे लगा रहे हो वही यहाँ पर लगाओगे। तो आपको ये समझना है log x2 अगर log x1 से बड़ा है तो x2 भी x1 से बड़ा होगा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये हमें सीखने को मिला कहां से? ग्राफ से, कि अगर x1 x2 से छोटा है तो log x1 log x2 से छोटा होगा, x2 x1 से बड़ा है तो log x2 log x1 से बड़ा होगा, अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो। और हमें पता है बेस 1 से बड़ा हो तो जैसे जैसे वैल्यू x की बढ़ती जाती है वैसे वैसे y की बढ़ती जाती है। इसीलिए जो y में, y का मतलब log x2 log x1 के बीच में जो इनइक्वालिटी का साइन होगा, सेम साइन बनाएंगे x2 और x1 के बीच में। या मैं वाइस वर्सा भी इस बात को कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि अगर मैं x1 x2 के बीच में जो साइन लगाऊंगा इनइक्वालिटी का, सेम साइन होगा log x2 log x1 के बीच में, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने ये सीख लिया अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं? अगर बेस 1 से बड़ा है तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, चाहे मैं यहां से यहां क्वेश्चन में मूव करूं या मैं यहां से यहां क्वेश्चन में मूव करूं। मुझे सिर्फ एक बात याद रखनी है पूरे डिस्कशन में अब, कि अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है तो जो मेरा साइन पहले दे रखा है क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में, वही सेम साइन मैं मेंटेन करूंगा, मैं इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करूंगा। इस बात को थोड़ा सा हम बेस 0 से 1 में भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये ग्राफ का नेचर इसके जस्ट उल्टा है, ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है, तो जस्ट रिवर्स काम होगा। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर x1 और यहाँ पर x2 है तो बच्चों सोचो x1 बड़ा है x2 बड़ा है? ऑब्वियसली x2 बड़ा है, x2 x1 से बड़ा है। लेकिन अगर मैं
log x1 और log x2 की वैल्यूज को ध्यान से देखूं तो मेरी log x1 की वैल्यू log x2 की वैल्यू से बड़ी है। मतलब अगर x1 x2 से x2 x1 से बड़ा है, लेकिन log x1 अगर हम ध्यान से देखें तो वो log x2 से बड़ा है। log x1 ऊपर है, y एक्सिस पे log x2 नीचे है, तो log x1 बड़ा हुआ, log x2 छोटा हुआ। तो बच्चों अगर x1 x2 से छोटा है तो log x1 log x2 से बड़ा होगा, इसका नेचर डिक्रीजिंग है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा अगर मेरा बेस 0 और 1 के बीच में। अगर बेस 0 और 1 के बीच में लेट से हाफ है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हम यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख गए बच्चों। हम क्या सीख गए हैं कि आज के बाद अगर मुझे कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि log x और यहां पे लिखा हुआ है log 2, यहां पे लिखा हुआ है log x, क्या लिखा है log 2, और मुझे मैंने यहां दे दिया ग्रेटर देन, और यहां पे भी दे दिया मैंने ग्रेटर देन, और यहां पर मैंने इस केस में बेस ले लिया है लेट से 2 और इस केस में बेस लिया है लेट से हाफ। और आपको इसमें इस x और इस 2 के बीच में क्या कौन सा एक्सप्रेशन छोटा है कौन सा बड़ा है x और 2 में, ये मुझे अगर समझना है तो मेरा फोकस सबसे पहले 2 पे जाएगा बच्चों। कहां पे जाएगा? 2 पे या फिर हाफ पे जाएगा। सबसे पहले हम बेस को देखते हैं जब भी हमें लॉग की इनइक्वालिटी डिस्कस करनी होती है। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x यहाँ से और यहाँ लिखेंगे 2, और जैसा साइन यहाँ है वैसा ही साइन आप यहाँ बना देंगे। क्यों बनाया? क्योंकि मेरा जो बेस है वो 1 से बड़ा है। सिमिलरली यहां पर हम जब जाएंगे तो यहां से x उतारेंगे, यहां से 2 उतारेंगे, लेकिन यहां ग्रेटर देन का साइन है तो यहां लेस देन का साइन बना देंगे। ऐसा मैंने क्यों किया? इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज किया? क्योंकि मेरा बेस 0 और 1 के बीच में, तो बेस 0 और 1 के बीच में है तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा। अगर मेरा बेस हाफ मतलब 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इतनी देर में हमने जो ग्राफ से सीखा, उसके नेचर से जो सीखा वो ये सीखा कि अगर बेस मेरा 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, बेस अगर मेरा 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आई होप यहां तक बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि कैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे। तो मैं कुछ छोटे छोटे इजी क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे इनइक्वालिटी की चीजों को आप हैंडल करते हैं। बट ये बेसिक लेक्चर है तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, क्योंकि पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हाँ, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैटर नहीं करता कि आप 1 लॉग का क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं या 10 लॉग के हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा log x बेस 2 और यहां पे लिखा इक्वल टू 1। मेरा पहला क्वेश्चन ये इनइक्वालिटी का नहीं है, ये इक्वालिटी का है। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन बना लिए। एक मैंने लिख दिया log x बेस 2, यहां मैंने लिखा ग्रेटर देन 1। फिर मैंने लिखा log x बेस 2, यहां मैंने ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चौथा ले लेते हैं log x बेस 2 लेस देन 1, और पांचवा ले लेते हैं log x बेस 2 लेस देन इक्वल टू 1। इन 5 क्वेश्चन की मदद से हम सबसे पहले लॉग की उन इनइक्वालिटी को समझेंगे जिनका बेस 1 से बड़ा है। सबसे पहले इन क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या समझेंगे? उन लॉग की इनइक्वालिटी को समझेंगे जिनका बेस 1 से बड़ा है। बेस यहां पे मैंने 2 लिया है।
तो यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू, और यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 1। तो ये तो आ गया x इज इक्वल टू 2। तो ये तो इक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये आपको बच्चों अच्छे से आता है और आपने मजे मजे में इसको समझ भी रखा है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। बताया था पहले वीडियो में, ये बेस है और ये बेस की इमारत है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो ये 2 है और वो 1 उसकी इमारत है, 2 की पावर 1 आ जाएगा। अब यहां पर इसी बात को समझते हैं, जैसे आपने इक्वालिटी में किया है सेम काम आप इनइक्वालिटी में भी करो। कैसे? यहां पे लिखो x है तो x लिख लिया, फिर आपने लिखा ये 2 है और ये 1 है, तो 2 मेरा बेस है, उसकी इमारत 1 है, तो 2 की पावर 1 यहां लिख दिया मैंने। अब मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा अपना लॉग की इनइक्वालिटी का। हमने क्या सीखा है कॉन्सेप्ट? अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है, अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही रखना है आपको। तो जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही रखना है। तो यहां पर ग्रेटर देन है तो मैंने यहां भी ग्रेटर देन कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें भी आप क्या करेंगे, यहां से लिखा x, यहां से लिखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, और क्योंकि बेस मेरा 1 से बड़ा है तो आप क्या रखोगे, इनइक्वालिटी का साइन सेम रखोगे जैसा क्वेश्चन में। तो मैंने एज इट इज दे दिया साइन, तो इसका आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां पे आ जाएगा x, यहां आ जाएगा 2 की पावर 1, और यहां पर लेस देन का साइन है तो यहां भी लेस देन आ जाएगा। लेकिन ये आंसर बच्चों ठीक नहीं है, ये गलत आंसर है। अब आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है लॉग के क्वेश्चंस में। लॉग में मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनपुट ऑफ अ लॉग, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको जब भी लॉग की इनइक्वालिटी हैंडल करनी है, 3 बातों को अपने दिमाग में बार बार भूलना है। जब भी आप लॉग के क्वेश्चन करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी के, तो 3 बातें आपको बार बार रिपीट करनी है अपने दिमाग में। अगर आपने इन बातों को रिपीट नहीं किया तो गलती हो सकती है। और ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप एक लॉग की इनइक्वालिटी हैंडल कर रहे हो या 10 लॉग की, बस आपको ये 3 बातें बोलनी है दिमाग में। पहली बात आपको बोलनी है कि द इनपुट ऑफ लॉग, लॉग का जो भी इनपुट है, अगर x है तो x माइनस 2 है तो x माइनस 2। लॉग का इनपुट अगर लॉग भी है, लॉग x भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि लॉग का जो भी इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लॉग का इनपुट, इनपुट ऑफ लॉग, जो भी लॉग का इनपुट है, मैंने x नहीं बोला है बच्चों, मैंने x नहीं बोला, मैंने इनपुट ऑफ लॉग बोला है। अगर लॉग का इनपुट x है तो x ही सही, लेकिन x माइनस 1, 2x माइनस 3, साइन x, कॉस x, लॉग x भी लॉग का इनपुट हो सकता है। तो जो भी लॉग का इनपुट है, इनपुट ऑफ लॉग शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर बेस 1 से बड़ा है तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी, sign of inequality will remain same, sign of inequality will remain same। और अगर आपका बेस 0 और 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी will get reversed। ये आपको 3 बातें बच्चों बहुत अच्छे से याद रखनी है। जब भी आप लॉग की इनइक्वालिटी हैंडल करने जाएं, आप इन 3 बातों को ना भूलें। लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पे हमेशा नजर होनी चाहिए जब आप लॉग की इनइक्वालिटी डील कर रहे हैं। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन जो क्वेश्चन में है वही रहेगा, और दूसरा, बेस अगर 0 1 के बीच में है तो जो भी क्वेश्चन में इनइक्वालिटी का साइन है हम उसका रिवर्स कर देंगे अगले स्टेप में जब उसके इनपुट को कंपेयर कर रहे होंगे। आई होप ये बात बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब हम वापस लौटते हैं और इस क्वेश्चन पे लौटते हैं। इस क्वेश्चन में जब हम करने गए तो हमने बिल्कुल वही काम किया। हमने कहा ये मेरा x है, ये 2 मेरा बेस है, इसकी इमारत है 1, तो 2 की इमारत 1 लिख दी और जैसा इनइक्वालिटी का साइन था वैसा ही यहाँ पे लगा दिया। क्योंकि मेरा बेस 1 से बड़ा है तो मैंने सेम साइन लगा दिया। अब मुझे ये समझना है कि यहाँ पर मेरा जो x है, आप ध्यान से सोचिए, ये जो हमारा x है, ये जो x आपको दिख रहा है, यही तो x आपका लॉग का इनपुट है। और हमने अभी अभी सीखा है कि लॉग का इनपुट हमें हमेशा याद रखना है कि कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर x लेस देन 2 है और हमको पता है मेरा x का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब है मुझे दोनों बातों का ध्यान रखना है, ये जरूरी है, क्योंकि लॉग का डिफाइंड ही लॉग तब होगा जब लॉग का इनपुट पॉजिटिव होगा। भाई ये क्वेश्चन का सेंस ही तब बनेगा जब उसका इनपुट पॉजिटिव हो। तो ये तो मुझे ध्यान रखना ही है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर आया है, इसका मतलब है मुझे ऐसा आंसर बताना है जिससे क्वेश्चन भी ठीक रहे, लॉग डिफाइंड भी रहे, तो मेरा आंसर भी आ जाए। उसके लिए मुझे इन दोनों की क्या चाहिए होगी, कॉमन वैल्यूज चाहिए होंगी। क्या चाहिए होंगी, कॉमन वैल्यूज चाहिए होंगी। तो आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में आपको लॉग के इनपुट की पॉजिटिव की कंडीशन भी लगानी है। हर क्वेश्चन में लगाओ आप, तो हर जगह आपको लॉग के इनपुट के पॉजिटिव होने की कंडीशन बच्चों लगानी ही लगानी है। और फिर इन दोनों आंसर्स का आपको ये आंसर है और लॉग के इनपुट की कंडीशन है, इसका आप हमेशा क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन वैल्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें लॉग की इनपुट का ध्यान रखना है ताकि लॉग डिफाइंड रहे। लॉग का इनपुट पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइंड रहेगा। और ये तो मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व किया है, इनइक्वालिटी ही सॉल्व की है। तो इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे और इसका इंटरसेक्शन आप लोगे तो x 2 से बड़ा है, ये बोल रहा है x 2 से बड़ा है, और ये कह रहा है कि x 0 से बड़ा है। तो x 0 से बड़ा है तो ये 0 आ गया, x 0 से बड़ा है। अगर हम इन दोनों का कॉमन लेंगे तो आंसर आ गया x लेस देन 2। अब चक्कर ये था, इस क्वेश्चन में इस कंडीशन को मैं नहीं भी लगा रहा हूं तो भी वही आंसर आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो इस समय बच्चों को लगता है कि इसको लगाने का फायदा नहीं है। मेरा सजेशन है आप हमेशा लगाइए, कई बार इसकी वैल्यू होगी, कई बार नहीं होगी। इससे अच्छा है हम इसकी आदत ही डाल लें ताकि हमारी कोई सिली मिस्टेक ना हो। तो हमने दिया x greater than 2 आंसर आ गया। फिर से हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका आंसर भी x greater than equal to 2 आ जाएगा। इस बार भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा अगर मैं कंडीशन छोड़ देता तो, लॉग का इनपुट पॉजिटिव है। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्क पड़ जाएगा। अगर आपका x 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है ये, और ये कह रहा है x 0 से बड़ा है, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी इन बिटवीन 0 एंड। अब आप देख सकते हैं इस बात का फर्क मेरे आंसर में पड़ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर ये छोड़ दिया होता कि लॉग का इनपुट भी पॉजिटिव होना चाहिए तो मेरा आंसर सिर्फ आता x लेस देन 2, और ये x लेस देन 2 का मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी से 2, और ये गलत आंसर हो जाता। लेकिन अब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आएगा x 0 से 2। इससे फायदा क्या हुआ, मेरा लॉग भी नाराज नहीं हुआ, उसको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है क्योंकि 0 से 2 मतलब x पॉजिटिव है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया और x लेस देन 2 भी हो गया। इसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन में आप कर लोगे बच्चों, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से 2, बट यहाँ पर 2 पे इक्वालिटी भी आएगी। तो ये मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन बता दिए, जब लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा। सेम काम करना है आपको जब बेस 0 और 1 के बीच में होगा। तो मैं जल्दी से आपको यही छोटे छोटे क्वेश्चन एक बार फिर बता देता हूं जब बेस 0 और 1 के बीच में है। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं पहला, तो बेस 0 और 1 के लिए है ये पहला क्वेश्चन है, लॉग बेस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1। दूसरा है लॉग बेस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। और तीसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया, log x माइनस 1 बेस ऑफ लेस देन इक्वल टू 1।
इस बार हम सिर्फ 3 क्वेश्चन के थ्रू ही बात को समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये तो आप सब लोग आसानी से कर ही लोगे बच्चों। x-1 यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल लगा दिया, और ये हाफ, और ये हाफ की इमारत, ये बेस की इमारत, तो हाफ की पावर 1। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने बच्चों, बिल्कुल सही सोचा, x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये है x-1 लिख दिया जैसे ऊपर लिखा था, यहाँ है हाफ और यहाँ है 1, तो हाफ की पावर 1 लिख दिया जैसे इक्वालिटी में लिखा था। फिर यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, जैसे इनइक्वालिटी पे गए तो सबसे पहले नजर कहाँ डालेंगे, बेस पे। बेस कहाँ से कहाँ तक है, 0 और 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ पर लेस देन हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ पर लेस देन हो जाएगा। आप ध्यान देखिए, ग्रेटर देन है तो यहाँ पर लेस देन हो जाएगा, और यहाँ से आंसर आ जाएगा x लेस देन 3/2। x लेस देन 3/2। क्या मैं क्वेश्चन को यही खत्म कर दूं, क्या यही आंसर होगा? आंसर इज नो, ये आंसर नहीं होगा, ये गलत आंसर है। तो अभी भी हम क्या मिस कर रहे हैं, हम एक चीज मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं, लॉग का इनपुट। लॉग का इनपुट ध्यान से देखो, यहाँ x नहीं है, x-1 है। लॉग का इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। इनपुट क्या है, x-1, तो मुझे ये भी लगानी पड़ेगी कंडीशन कि मेरा इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। फिर इसका और इस आंसर का हम इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहां से आंसर क्या आ रहा है, x लेस देन 3/2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 कितना आ जाएगा, ये आ गया 1, x ग्रेटर देन 1। और हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, और उससे आंसर क्या आ जाएगा, x इन बिटवीन 1 and 3/2। आई होप आप सब बच्चों ने भी यही आंसर निकाला होगा अगर सॉल्व किया होगा अपने आप तो x की वैल्यू आएगी इन बिटवीन 1 and 3/2, तो ये करेक्ट आंसर है। क्या सीखे हम लोग यहाँ से, 2 बातें। पहला, अगर लॉग का इनपुट 0 और 1, लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा, कि लॉग का इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, ये हम कभी नहीं भूलेंगे, बार बार अप्लाई करेंगे। और फिर दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन अगर करेंगे तो यहाँ से आएगा x-1, यहाँ से आएगा हाफ की पावर 1, वो कितना आ जाएगा, हाफ। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे कि लॉग का इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो 3/2 से बड़ा होना चाहिए, और वो कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए। इनका इंटरसेक्शन आएगा, सॉरी, पहले 1 आएगा फिर 3/2 आएगा, तो x 1 से बड़ा होना चाहिए और 3/2 के इक्वल उससे बड़ा होना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, उसका आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो एक तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और लॉग का इनपुट पॉजिटिव लगाना हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ये मैंने 2 कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आपको अच्छे से बता दिया कि कैसे हम लॉग की इनइक्वालिटी को हैंडल करते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितने लॉग लगा रहे हैं उस लॉग की इनइक्वालिटी में, या किस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट यही है, करना यही है। तो इस सेशन को, इस वीडियो को मैं यही क्लोज करूंगा, और हाँ, एक और वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे बेस कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक आप लोग भी चाहें तो अपने एंड से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर जब आप मेरे सॉल्व क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े चैलेंजिंग होंगे, तो आपको और मजा आने वाला है। तो चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय। आप लोगों को आई होप ये सेशन में अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अगर आपको ये सेशन वाकई अच्छा लगा है और
आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बेनिफिट पहुंचा पाए, तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।